पिक्चर करो, तुम एक वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे हो। 70,000 लोग स्टेडियम में मौजूद हैं। फायरवर्क्स हो रहा है, कन्फेटियाँ उड़ रही हैं। अर्जेंटीना अपना पहला वर्ल्ड कप जीत रहा है। कैप्टन ट्रॉफी लिफ्ट करने वाला है और उसी पल बस 700 मीटर दूर ग्राउंड से एक टॉर्चर कैंप है जहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं। उनकी आवाज़ें फैंस के शोर के बीच में दब जा रही हैं। ये कहानी ट्रॉफी की नहीं है, ये कहानी एक डिक्टेटरशिप की जिसने फुटबॉल को वेपन बनाया। एक मैच था जो इतना सस्पिशियस था कि लोग आज भी उसके बारे में थियरीज लिखते हैं, और एक नेशन जिसने अपना बेस्ट मोमेंट सेलिब्रेट किया, लेकिन उस सेलिब्रेशन के पैरों तले 30,000 लोग जमीन से गायब हो गए। आज हम बात करेंगे 1978 के अर्जेंटीना वर्ल्ड कप की। ये टूर्नामेंट इतना कंट्रोवर्शियल है कि आज तक किसी ने इसकी प्योरिटी प्रूव नहीं की। इतना वायलेंट है कि स्टेडियम के 700 मीटर दूर टॉर्चर कैंप स्टैब्लिश था जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था। इतना सस्पिशियस है कि अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचने के लिए 4-0 से जीतना था और उन्होंने जीता 6-0 से। काफी लोग मानते हैं कि मैच फिक्स था, पर कोई एविडेंस नहीं है। पहले ये समझते हैं कि टूर्नामेंट कंट्रोवर्शियल क्यों है। 1976 अर्जेंटीना, जनरल होर्हे राफेल विडेला ने मिलिट्री कूप करके डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो किया था। फिर उन्होंने स्टार्ट किया नेशनल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, सिस्टमैटिक कैंपेन ऑफ टेरर। पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, यूनियन लीडर्स, उन लोगों को किडनैप किया, टॉर्चर सेंटर्स में ले जाया गया, बिना ट्रायल, बिना चार्जेस के, बिना किसी को बताए, और एस्टिमेट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 30,000 लोग डिसअपियर हो गए। ये डिसअपियर का मतलब है कि तुम सुबह उठो, अपने घर से निकलो और फिर कभी वापस ही ना लौटो। तुम्हारा नाम रिकॉर्ड से गायब हो जाए, तुम्हारी फोटो किसी न्यूज़पेपर में ना आए, तुम्हारा बॉडी कभी रिकवर ना हो, तुम बस खत्म हो गए। बाय 1978 अर्जेंटीना वॉज एन इंटरनेशनल पराया। बहुत से कंट्रीज ने उसे बॉयकॉट कर रखा था। नेदरलैंड्स लीड कर रहा था। जोहान क्रायोफ वो आया ही नहीं खेलने के लिए। उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर रखा था कि वो साउथ अमेरिका ट्रैवल नहीं करेगा। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, लेकिन ऑफिशियल रीज़न अलग था। लेकिन एक बात क्लियर है, क्रायोफ के बिना नेदरलैंड्स की टीम वीक थी और बहुत से प्लेयर्स अनकंफर्टेबल थे। लेकिन विदेला को कुछ और ही चाहिए था, कुछ जो पब्लिक को यूनाइट करे, कुछ जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म को डिस्ट्रैक्ट करे, और उसको मिला वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना ने होस्टिंग राइट्स जीते थे 1966 में, जब डेमोक्रेसी थी। कू के बाद रजीम ने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने हायर किया एक अमेरिकन पीआर एजेंसी, बर्सन मास्टेलर। उसका काम था टूर्नामेंट के थ्रू अर्जेंटीना की ग्लोबल इमेज को क्लीन करना, अपने क्राइम्स को छुपाना, दुनिया को दिखाना कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। और उन्होंने खर्चा किया, लेकिन सारे अकाउंट्स ऑफ द बुक्स। यहाँ तक कि फीफा के प्रेसिडेंट हाओ हावेलांगे वो भी इन्वॉल्व था। वो खुद एक डिक्टेटर फ्रेंडली प्रेसिडेंट था। 1978 का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका था। 16 टीम्स ने हिस्सा लिया था। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वेस्ट जर्मनी, नेदरलैंड्स और इटली जैसे जायंट सब मौजूद थे। पहला राउंड खत्म होने के बाद सेकेंड राउंड में 8 टीम बची थी। उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, 4-4 टीम के 2 ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। और जो ग्रुप ए और बी को लीड करेगी टीम है वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंचेगी। कोई सेमीफाइनल नहीं होगा, सिंपल है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू और पोलैंड ये ग्रुप बी में थे। पॉइंट सिस्टम उस टाइम विन के 2 पॉइंट्स थे और ड्रॉ का 1 पॉइंट। ब्राज़ील ने पोलैंड को 3-1 से हराया और अर्जेंटीना के साथ ड्रॉ किया था। अर्जेंटीना ने पोलैंड को 2-0 से हराया और ब्राज़ील के साथ ड्रॉ किया था। अब अर्जेंटीना और ब्राज़ील के दोनों के ही मैचेस पेरू के साथ बचे थे। आखिरी राउंड में ब्राज़ील ने पोलैंड को हराया और ब्राज़ील के पॉइंट्स 5 हो गए थे। अब अर्जेंटीना के पास आखिरी मैच था पेरू के खिलाफ। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ब्राज़ील का आखिरी मैच खत्म हो चुका था, उनके पॉइंट्स थे 5। अर्जेंटीना के पास भी 5 पॉइंट्स हो सकते थे पेरू को हराने के बाद। लेकिन अगर अर्जेंटीना सिर्फ 1-0 से जीतता तो क्या होता? दोनों टीम्स के पॉइंट्स इक्वल हो जाते। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के पॉइंट्स 5-5 हो जाते। तब विनर डिसाइड होता है गोल डिफरेंस से। गोल डिफरेंस का मतलब गोल्स बनाए और कितने खाए हैं। ब्राज़ील का गोल डिफरेंस अच्छा था। उन्होंने 6 गोल स्कोर किए थे और उनके अगेंस्ट एक ही गोल लगा था। उनका गोल डिफरेंस था +5 का। अर्जेंटीना के पास उस वक्त तक सिर्फ 2 पॉइंट्स ही थे। तो अर्जेंटीना को पेरू को इतने गोल से हराना पड़ेगा कि उनका गोल डिफरेंस ब्राज़ील से आगे निकल जाए। और सिनारियो ये था, अर्जेंटीना को पेरू को 4-0 से हराना था। अगर 3-0 से भी जीते तब भी ब्राज़ील आगे रहता। अगर 4-0 से जीते तब जाके अर्जेंटीना क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए। 4 क्लियर गोल्स चाहिए थे, वो भी पेरू के खिलाफ। पेरू वही टीम है जिसने स्कॉटलैंड को 3-1 से हराया था। वही टीम जो टूर्नामेंट में सॉलिड खेल रही थी। उन्हें 4-0 से हराना आसान नहीं था। लेकिन अर्जेंटीना ने एक मिरेकल कर दिया। उन्होंने पेरू को 6-0 से हरा दिया। 4 गोल्स का मार्जिन क्लियर कर दिया। ब्राज़ील क्वालिफाई नहीं कर पाया और अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गया।
अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्जेंटीना का मैच स्टार्ट हुआ ब्राज़ील के मैच खत्म होने के बाद। तो अर्जेंटाइन प्लेयर्स को पूरा पता था कि उन्हें कितने एग्जैक्टली गोल्स चाहिए, उन्हें एडवांटेज मिला था जो आज रूल्स में अलाउड नहीं है। इसलिए फीफा ने बाद में फाइनल ग्रुप स्टेज के मैचेस को साथ में करने का डिसीजन लिया, जहां पे ये एडवांटेज किसी को भी ना मिल सके। अब 6-0 का ये जो रिजल्ट था काफ़ी सस्पिशियस लग रहा था लोगों को, इतना की बात हजम नहीं हो रही थी। अब यहाँ से सस्पिशन शुरू होता है, काउंटलेस कंस्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं, लोग कहते हैं मैच फिक्स था। यहाँ पे पहला रेड फ्लैग है पेरू का गोलकीपर रामोन क्विरोगा। वो एक्चुअली अर्जेंटाइन बॉर्न था, उसने पेरू के लिए क्वालिफाई किया था क्योंकि उसकी वाइफ पेरूवियन थी। उस रात को उसने इतना बुरा परफॉर्मेंस दिया कि उसने 6 गोल एक के बाद एक 6 गोल खाए हैं, सिर्फ कोई रोका भी नहीं किसी को। यहाँ पे दूसरा रेड फ्लैग है सीक्रेट मीटिंग जो 48 घंटे पहले हुई थी बुएनोस एयरेस शेराटन में। एक इमरजेंसी मीटिंग थी जहाँ पे की पर्सनल को दोनों कैंप से ऑर्डर मिला था अटेंड करने के लिए। एक लोकल जर्नलिस्ट कार्लोस एरेस, उसको मीटिंग के बारे में बताया गया कि वहाँ बोला गया था डोंट वरी एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। एक थर्ड रेड फ्लैग और है द रिएक्शन। अर्जेंटीना के जो प्लेयर्स थे खुद कॉन्ट्राडिक्टिंग है यहाँ पे। मारियो कैंपेस कहते हैं इट्स ऑल अ लाई, रिकार्डो विला इंसिस्ट करते हैं कि इट्स नॉट डिफिकल्ट टू स्कोर अगेंस्ट पेरू, लेकिन उनके टीममेट लियोपोल्डो लूक, उन्होंने रिकॉर्ड में बोला मे बी पेरू वर पेड बट वी न्यू नथिंग। ये बंदा है जो अर्जेंटीना के लिए खेल रहा था और वो खुद ये बोल रहा है कि मैं भी पेरू वर पेड ऑफ। इमेजिन करो तुम अपनी टीम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो अगर तुम्हें कुछ पता ना हो या फिर तुम्हें पता हो कि फिक्स है। थोड़ा तो इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, थोड़ी तो कंस्पिरेसी निकलती है। अब मैं तुम्हें थियरीज बता रहा हूँ, कुछ प्रूवन है कुछ सर्कमस्टेंशियल है, पर चलिए नजर डालते हैं इन पे। पहली थियरी के अकॉर्डिंग कैली कार्टेल का इन्वॉल्वमेंट था। 2008 में एक बुक आई थी सन ऑफ चेस मास्टर, उसमें कोलंबियन ड्रग लॉर्ड का एक रिलेटिव फर्नांडो रोड्रिगेज क्लेम करता है कि कैली कार्टेल ने पेरू प्लेयर्स को $50,000 पर प्लेयर ऑफर किए थे मैच फिक्स करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग अर्जेंटीना का मिलिट्री जनता जो था वहाँ पे, उसने 10 मिलियन पे किए थे पेरूवियन फुटबॉल फेडरेशन को, साथ में 100 मिलियन का गेहूं भी दिया था उनको, which was suffering from the food crisis at that time। तो 10 मिलियन कैश, 100 मिलियन का ग्रेन, और ये सब कैली कार्टेल के थ्रू दिया गया था। लेकिन रोड्रिगेज ये भी बाद में क्लैरिफाई करते हैं कि कार्टेल ने पैसे नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ कनेक्शन बनाया, पैसे अर्जेंटीना ने दिए थे, कार्टेल तो मिडल मैन था। एक थियरी ये कहती है वेपन्स एंड फ्रोजन एसेट्स के बारे में। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अर्जेंटाइन गवर्नमेंट शिप्ड 35,000 टन्स ऑफ व्हीट एंड आर्म्स टू पेरू, और अर्जेंटाइन सेंट्रल बैंक रिलीज 50 मिलियंस ऑफ पेरूज फ्रोजन एसेट्स। ये सब सर्कमस्टेंशियल है, ऑफिशियल प्रूवन कुछ नहीं है। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, मैच के 10 दिन बाद अर्जेंटाइन गवर्नमेंट सैंक्शन नॉन रिफंडेबल क्रेडिट टू पेरू इमीडिएटली आफ्टर अर्जेंटीनाज विक्ट्री। टाइमिंग थोड़ी तो सस्पिशियस है यहाँ पे। एक थियरी है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में, और ये थियरी थोड़ी डार्क है। पेरू के सेनेटर जनरल लेडेस्मा ने 2012 में कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, उसके अकॉर्डिंग मैच फिक्स थी एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन कॉन्डोर, एक ग्रिम प्लान जिसमें साउथ अमेरिकन डिक्टेटर्स एक दूसरे के डिसिडेंट्स टॉर्चर करते थे। विडेला एक्सेप्टेड 13 पेरूवियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स एज पेमेंट। उन्हें अर्जेंटीना ले जाया गया और उनको डिसअपियर कर दिया गया। तुम समझ रहे हो, पॉसिबल है कि पेरू ने मैच इसलिए थ्रो किया क्योंकि उनके 13 सिटीजन्स जिंदगी और मौत के बीच थे। ये किडनैपिंग नहीं थी, ये बार्गेनिंग चिप्स थी। और एक थियरी सबसे कंट्रोवर्शियल है, हेनरी किसिंगर, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, proved to be a friend of Videla. He reportedly told Videla after 1976 coup, if there are things to be done, you should do them quickly. मैच से पहले विडेला और किसिंगर दोनों ने पेरू के लोकर रूम में विजिट किया। पेरू के कैप्टन हेक्टर ने बाद में बताया, it seemed like they were just there to greet and welcome us. He wished us luck. We started looking at each other and wondering, shouldn't they have gone to Argentina room? What's going on? I mean, they wished us luck. Kissinger's office said he had no recollection of the incident. Convenient है, लेकिन एक और प्लेयर जोसे वेलास्केज ने चैनल 4 को बताया, were we pressured? Yes. Pressure from the government to the manager, from the managers to the coaches. Pressure from the government to the managers, from the managers to the coaches. तो अब तुम बताओ, इंटरनेशनल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रिजनर्स,
क्रेन शिपमेंट्स, कार्टेल मनी, किसिंगर्स विजिट, कोइंसिडेंस या कंस्पिरेसी। अर्जेंटीना और नीदरलैंड फाइनल मैच में पहुंचे 25 जून 1978 रिवर प्लेट स्टेडियम, और अर्जेंटीना जीत गया 3-1 से। मारियो कैम्पेस बिकेम द लेजेंड। सारे अर्जेंटीना प्लेयर्स हीरो बन गए। लेकिन फाइनल के पहले भी कंट्रोवर्सी हुई। नीदरलैंड्स ने अर्जेंटीना पर स्टॉलिंग टैक्टिक्स का एक्यूजेशन लगाया था। उन्होंने कहा अर्जेंटीना डिलिबरेटली मैच को डिले कर रहा है, एंड नीदरलैंड टीम रिफ्यूज टू अटेंड द पोस्ट मैच सेरेमनी बिकॉज दे हैड इनफ। और जब हॉलैंड रिफ्यूज टू अटेंड सेरेमनीज, ब्रिटिश कमेंटेटर की आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। अब ये फाइनल ट्विस्ट है, मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट। टॉर्चर सेंटर ESMA was approximately 2 kilometers from River Plate Stadium. Some sources से 700 मीटर। वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 5000 प्रिजनर्स गुजरे। उनमें से एक थी ग्रासिएला दालेओ, पॉलिटिकल प्रिजनर। उसने बताया कि शी कुड हियर द क्राउड चीयरिंग फ्रॉम द सेल एंड दोज साउंड्स कवर्ड द स्क्रीम ऑफ द टॉर्चर। एसेला कार्लोटो, प्रेसिडेंट ऑफ ग्रैंडमदर ऑफ प्लाजा दे मायो, उसने कहा when they were shouting goal, they were smothering the shouts of the tortured and killed. On the exact day of final, Guillermo Marcelo was disappeared, the last of 50 people that regime picked up during the 25-day tournament. 1978 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद विदेला को थोड़ी शॉर्ट टर्म सिंपैथी मिली। लोग थोड़ा शांत हो गए, लेकिन ये विक्ट्री उसके रेजिम को सिर्फ 2 साल और लंबा कर पाई। 1981 तक अर्जेंटीना की इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी थी। महंगाई बहुत बढ़ गई थी कि लोग रोटी तक नहीं खरीद पा रहे थे। विदेला को पावर से बाहर होना पड़ा। 1982 में एक नया जनरल आया, जनरल कैल्टिएरी। उसने सोचा अगर विदेला वर्ल्ड कप जीतकर पब्लिक का अटेंशन हटा सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसने फॉकलैंड आइलैंड पर इन्वेड कर दिया। सोचा कि वॉर जीतेगा और पब्लिक खुश हो जाएगी, लेकिन अर्जेंटीना वो वॉर हार गया। ब्रिटेन ने आइलैंड्स वापस ले लिया। ये एक डिजास्टर साबित हुआ। 1983 में मिलिट्री गवर्नमेंट कंप्लीटली कोलैप्स हो गई, डेमोक्रेसी वापस आ गई। विडेला को 1985 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली, लेकिन 1990 में गवर्नमेंट ने उसे पार्डन कर दिया। बाद में फिर अरेस्ट किया, इस बार प्रिजनर्स के बच्चों को किडनैप करने के लिए। लास्ट में उसे हाउस अरेस्ट मिला। पर 30,000 लोग जो डिसअपियर हुए थे वो कभी वापस नहीं आए। उनमें से 5,000 लोग को टॉर्चर सेंटर्स में रखा गया था, जो वर्ल्ड कप स्टेडियम के ठीक थोड़ा ही दूर था। पर उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी, और वो 6-0 का मैच पेरू के खिलाफ फीफा ने कभी ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट नहीं किया। बहुत कन्वीनियंट है, मैच फिक्सिंग के रूल्स उस टाइम बहुत वीक थे। किसी मैच का रिजल्ट कैंसिल नहीं किया गया, किसी टीम को पनिशमेंट नहीं मिली, किसी विक्टिम को जस्टिस नहीं मिला, और वो 30,000 अर्जेंटाइंस कभी घर वापस नहीं आए। ये कहानी फाइनल जीतने की नहीं है, ये कहानी एक डिक्टेटरशिप की जिसने फुटबॉल को वेपन बनाया, एक मैच की जिसका रिजल्ट लिटरली रिग्ड हो सकता है, और एक टूर्नामेंट की जिसमें थाउजेंड्स लोग भूखे मरे, टॉर्चर हुए, डिसअपियर हुए, तब जब गोल गोल चिल्ला रहे थे। फाइनल के बाद जब विदेला ने ट्रॉफी लिफ्ट की, उसकी स्माइल फेक थी। वो जानता था कि विन उसके रेजिम को सिर्फ कुछ साल की लेजिटिमेसी देगा। 2 साल किडनैपिंग, 2 साल टॉर्चर, 2 साल और डेथ। अर्जेंटीना एयरफोर्स के प्लेन्स उन प्रिजनर्स को लेकर जाते थे, उनको ड्रग देते थे, और फिर उन्हें साउथ अटलांटिक ओशन में फेंक देते थे, वो भी जिंदा। और उस टाइम पे स्टेडियम में फायरवर्क्स हो रहे थे, कन्फेटियाँ उड़ रही थी, अर्जेंटीना चैंपियन बन रहा था। दुनिया देख रही थी, पर सब चुप थे। तो अगली बार जब तुम अर्जेंटीना की जर्सी देखो, ब्लू एंड वाइट स्ट्राइप्स, 3 स्टार, याद रखना ग्लोरी के नीचे गोस्ट होते हैं। चाहे फीफा उन्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, चाहे हिस्ट्री बुक्स उन्हें मेंशन करे या ना करे। 1978 का वर्ल्ड कप चैंपियन ज़रूर है, पर क्या वो ट्रॉफी लेजिटिमेट है? ये सवाल आज तक किसी ने ऑफिशियली आंसर नहीं किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस फार। हैव अ नाइस डे, एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।